वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट नेशनल एग्रीकल्चर कोड जिसको प्रपोज किया जा रहा है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कोड वर्ड की, ठीक है। तो ये कोड का मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी। जब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल सेंस में बात करते हैं, कोड का मतलब होता है कोडिफिकेशन, ठीक है। कोडिफिकेशन एज इन कि आपको एक तरह के प्रोसेस को, एक तरह के लॉ को, किसी भी तरीके को आप जब रिटन फॉर्म में लिख देते हैं ना, या रिटन फॉर्म में जब प्रेजेंट कर देते हैं एंड वो पास हो जाता है, तो फाइनली आप उसको एक कोड कहते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि देयर आर सर्टेन सेट ऑफ गाइडलाइंस विच आर रिक्वायर्ड, ठीक है, जो कि रिटन फॉर्म में आपको दे दी गई हैं। अगर आप इसको वायलेट करेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा। तो इसी केस में जब हम एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं और उसको पूरा देश यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, कि सो एंड सो हमारे पास रिटन फॉर्म में कोड है, एक प्रोसेस है जिसको आपको दे दिया गया है, इसको अगर आप वायलेट करेंगे तो आप पनिशेबल होंगे, राइट। या आप कह सकते हो सेट ऑफ गाइडलाइंस आपको दे दी गई हैं जिसको आपको फॉलो करना है, ताकि आपकी एक तरह की आप कह सकते हैं क्वालिटी मेंटेन की गई है, राइट। सो दिस कंटेंट या दिस लेक्चर विल बेसिकली फोकस ऑन नेशनल एग्रीकल्चर कोड एंड कुछ ऐसे ही चीजें जो है मैं आपको बताऊंगी जो आपके पेपर के लिए भी मे बी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि ये एक ऐसी न्यूज है जो जनरली कोई कवर नहीं करेगा। क्योंकि ये कोड अभी बनना शुरू हुआ है, ठीक है। मे बी नेक्स्ट ईयर तक ये कोड बन जाएगा या उसके बाद भी सरकारी काम है, इंप्लीमेंटेशन में मे भी हो सकता है टाइम भी लगे, है ना। तो बट यहाँ पे पेपर में अगर आपसे सवाल आ जाता है, नॉट ओनली फॉर स्टेट पीसीएस आई एम टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे यूपीएससी से भी सवाल आ गया अगर, तो आप किस तरीके से आपको क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे पढ़नी है। सबसे पहली चीज, यहाँ पे हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं ना, तो एग्रीकल्चर आपको पूछना है, आपसे पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट कौन सी है, तो मैं आपको एग्जांपल में यहाँ पे बता दूंगी, आंसर दे देती हूँ आपको, कि हमारे पास जो लिस्ट आती है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लिस्ट, ठीक है। स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 14 की जब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं तो वो एग्रीकल्चर के साथ डील करता है। बट देयर इज अ कैच कि यहाँ पे हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर में भी तो इन्वॉल्वमेंट रहती है, सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो यानी कि ये जो कोड बनेगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे बनेगा, बट स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे सहयोग होना जरूरी है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब स्टेट लिस्ट का ही पार्ट है। बट अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फ्लैगशिप प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लॉन्च करती रहती है जो कि डायरेक्टली एग्रीकल्चर के साथ यहाँ पर लिंक भी होते हैं, ठीक है। हमारे पास किसान सम्मान निधि वाला हमारे पास जैसे फ्लैगशिप प्रोग्राम है। देयर आर सर्टेन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स या जो गवर्नमेंट की स्कीम जो कि एग्रीकल्चर की बात ही करती रहती है ना। तो इसीलिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मेजर रोल क्या है कि ऐसा स्टैंडर्ड हम सेट करें जो क्वालिटी को भी हैम्पर ना करे हमारे फूड प्रोडक्ट्स की, एंड इसके अलावा आप एक लाइबिलिटी सेट कर सके, एक प्रोसेस को सेट कर सके। वरना अब तक हम देखते आ रहे हैं कि हमारे जो बाप दादा के टाइम पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता था वही चीज चलती आ रही है, राइट। तो यहाँ पे इसका एक प्रॉपर तरीके से करंट सिनेरियो को एंड फ्यूचर सिनेरियो को देखते हुए यहाँ पे कोड का सेट होना जरूरी है, जिसमें आप क्या करेंगे, लोगों को या बेसिकली फार्मर्स को ही इतना एम्पावर करेंगे कि उनको बताना है एक टेक्निक कि क्या चीज पॉसिबल है, क्या चीज नहीं है। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको इसको नेक्स्ट स्लाइड पर देती हूँ, ठीक है। नेशनल बिल्डिंग कोड या जब हम बात करते हैं नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, राइट, तो ये दोनों भी तो सेट हुए। तो विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम में अगर आपको पूछूं तो नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड कब आया था, पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ 2023 का था, ठीक है। इसके अलावा नेशनल बिल्डिंग कोड की जब हम बात करते हैं 2005 में ये कोड ले डाउन किया गया था। कोड का ऐसा कोई वर्णन आज तक हमने कभी सुना भी नहीं होगा, ठीक है। जो लोग फॉलो कर रहे हैं टाइमली उनको पता होगा, मे बी मैक्सिमम जनता को मुझे लगता है कि नहीं पता होगा कि ऐसा कोड भी एग्जिस्ट करता है। बट इन कोड्स को ले डाउन करके एक फायदा तो एटलीस्ट ये चीज का हुआ कि कल को अगर कोई भी बिल्डिंग खराब बनती है तो आप उसमें क्या करोगे, आप एक लाइबिलिटी तो सेट कर सकते हो ना बिल्डर की। बट अगर ऐसा कोई लॉ, ऐसा कोई कोड एग्जिस्ट ही नहीं करता एंड कल को वो क्वालिटी किसी बिल्डिंग की खराब हो जाती है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलर तरीके से यहाँ पे नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड में हमारे पास वायरिंग से लेकर या इंस्टॉलेशन से लेकर आपके घर तक बिजली कैसे पहुंचेगी, कोड प्रोसेस जो है वो सेट किया गया है। बट कल को अगर कोई गलती हो जाती है, कोई लाइबिलिटी सेट करनी पड़े हो, है ना, तो इसके रिगार्डिंग कोड तो एग्जिस्ट करता है। उस टाइम पे तो आप इसको एम्पावर मतलब यूज कर सकते हैं, किसी तरीके से इंप्लीमेंटेशन में ला सकते हैं। तो यही एक प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने का तरीका है विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो एज द BIS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडियन स्टैंडर्ड्स, तभी तो हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं ना। तो अभी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को पर्टिकुलरली अगर टारगेट करते हुए एक नया कोड लेके आने की बात कर रही है जिसका क्या नाम है, नेशनल एग्रीकल्चर
कोड, ठीक है, या नेशनल एग्रीकल्चरल कोड। तो BIS की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। BIS क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो अब इसका मेजर काम क्या रहता है? ये ऐसी स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटी है, ठीक है, जिसका क्या काम है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स अक्रॉस वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर्स में ये क्या करेगी? स्टैंडर्ड्स को सेट करेगी ताकि क्वालिटी मेंटेन हो सके एंड वायलेटर्स को आप पनिश भी कर सके एंड साथ ही साथ लोगों को आप बता भी सके कि किस तरीके से क्या चीज़ को फॉलो किया जाना है। तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास हॉलमार्क का है, ठीक है। जब हम अब किसान की जैसे फसल की बात करते हैं या ISI स्टैंपिंग की बात करते हैं, ठीक है, ISO मार्क की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से ये है हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरीके से अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी एग्रीकल्चर में विद रिस्पेक्ट टू, जो हम ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स की बात करते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं, ये चीज़ तो BIS मेंटेन कर चुका है। बट इसके अलावा वही बात है कि जो अब प्रैक्टिस में कैसे लाना है उस क्वालिटी को, ठीक है, या उस फार्मिंग प्रैक्टिसेस को किस तरीके से बेटर करना है, वो चीज़ यहाँ पे ले डाउन की गई इस तरीके से कि अब हमारा एग्रीकल्चर जो है वो भी एक तरह से सिक्योर्ड रहे, क्वालिटी मेंटेन करके चलता रहे। क्योंकि कीपिंग इन माइंड कि नेक्स्ट टाइम से हमारे पास क्लाइमेट चेंज भी एग्जिस्ट करता है, वाटर टेबल भी डाउन जा रहा है, क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, आउटपुट भी उस हिसाब से रखना है ताकि एक्सपोर्ट भी किया जा सके, लोगों को खिलाया भी जा सके, इन्फ्लेशन को भी वहाँ पे उसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। फूड सिक्योरिटी की यहाँ पे बात की जा रही है इन द लॉन्गर रन। तो गवर्नमेंट जो है उसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए एक नेशनल एग्रीकल्चर कोड को इस्टेब्लिश करते हुए लेकर आ रही है। एंड अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आप देखिए BIS को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। देन नेक्स्ट बात करते हैं कि नेशनल एग्रीकल्चर कोड यहाँ पे कवर क्या क्या करेगा। तो टिल द टाइम आप किसी भी क्रॉप को सो कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द साइकिल, ठीक है। अब आप ये चीज़ देखेंगे कि पहले बारिशों के हिसाब से यहाँ पे हमारा मानसून के हिसाब से जो है वो हम ग्रो करते रहे हैं, है ना, फार्मर्स ग्रो करते हैं। बट मानसून इन केस शिफ्ट हो जाता है तो फार्मर्स भी अपने क्रॉप साइकिल को थोड़ा बहुत शिफ्ट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली, है ना। तो हम देखते हैं कि अब सर्दियां जब अगर लेट शुरू हो रही हैं तो वीट की जो सोइंग वाला पीरियड है वो भी थोड़ा सा डिले हो गया। तो ये चीज़ें जो है वो फार्मर्स ने खुद से सीखी हैं। बट वॉट इफ कुछ ऐसा या कोई ऐसा फार्मर है जिसको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है, हाउ विल यू डू इट, है ना। तो उसके लिए कोड को सेटअप किया गया। तो ये वाला कोड जो है जो बनाया जाना है अभी अंडर प्रोसेस है, इसका स्ट्रीमलाइनिंग जो कैसे होगी, प्रोसेस क्या है, इसको भी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे, बता दूंगी थोड़ा सा और भी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। तो NAC जो है ना, ये कोड है 2 पार्ट्स में बनाया जाएगा। पहला पार्ट ऐसा कि जनरल प्रिंसिपल्स फॉर ऑल क्रॉप्स, ठीक है। ये कैसे कि जैसे अब हम ज्योग्राफी में फॉर इंस्टेंस पढ़ते हैं कि हमारे पास वीट ग्रो करने के लिए सो एंड सो टेम्परेचर चाहिए, सो एंड सो हमारे पास इतनी रेनफॉल चाहिए एंड सो एंड सो तरह की हमें सॉइल चाहिए। सिमिलरली अगर हम कॉटन की बात कर रहे हैं कि हमें ब्लैक सॉइल चाहिए, इतना टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। फिर हार्वेस्टिंग पीरियड के टाइम पे जो है बारिश नहीं होनी चाहिए, ऑल दैट, है ना। ये सारी चीज़ें जो जनरल चीज़ें हैं वो फर्स्ट पार्ट में इसकी लिखी जाएंगी। जो सेकेंड पार्ट है इसका वो अब डिटेल में एरिया वाइज कवर करेगा कि कौन सी क्रॉप कहाँ ग्रो की जा सकती है, कितनी इंटेंसिटी पे ग्रो की जा सकती है एंड कैसे ग्रो कराई जाएगी। तो इन डिटेल जो है यहाँ पर पैडी, ऑयल सीड्स, व्हीट एंड पल्सेस को लेकर स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर रखा जाएगा, ले डाउन किया जाएगा, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स किसके लिए, पैडी, वीट के लिए, पल्सेस के लिए एंड ऑयल सीड्स के लिए रखे जाएंगे। एंड जो हमारे पास ये कोड होगा ये एक तरह का गाइड होगा फार्मर्स के लिए और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ के लिए और ऑफिशियल्स के लिए जो कि ऑन फील्ड इसके लिए क्या है, डेडिकेटेड है, यही काम के लिए है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ भी होती है ना हमारे पास, तो जब हमारे पास नए जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आ रहे हैं, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ तो हैं इसके साथ, है ना। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर फॉलो करते हुए इस प्रोसेस को फॉलो करवाना है, ये इंश्योर करेंगे हमारे पास ऑफिशियल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ उसके ऊपर R&D करेंगी। फार्मर्स जो है वो डायरेक्टली अब क्या करेंगे, उस तरीके से ही अब सो करेंगे किसी तरह की सॉइल हमारे पास क्रॉप, ठीक है। देन अब ये कोड जो है वो क्या करेगा, ऑल एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस जैसे कि क्रॉप सिलेक्शन, लैंड प्रेपरेशन, सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग, इरिगेशन, किस तरह की इरिगेशन होगी, ड्रिप होगी, किस तरीके से होगी, है ना, सॉइल किस तरह की होगी, उसकी ड्रेनेज कैसी है, सॉइल की हेल्थ कैसी है, ये सारी की सारी चीज़ें एंड पोस्ट हार्वेस्ट सस्टेनेबिलिटी एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस, यानी कि आपकी यहाँ पर सोइंग से लेकर टिल द टाइम ये वेयर हाउसिंग नहीं हो जाती या वेयर हाउसिंग के एक प्रोसेस को यहाँ पर स्ट्रीमलाइन करके आपको देगा।
ठीक है, इससे क्या होगा कि सब कुछ इन रिटन होगा, धांधली के चांसेस कम है, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रही है, एटलीस्ट ऑन पेपर जो चीज यहाँ पर हमें दिखती है, पढ़ने के थ्रू पता लग रही है। एंड इनपुट मैनेजमेंट के ऊपर भी यहाँ पे फोकस किया जाएगा, कैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन से लगेंगे, कौन से नहीं लगेंगे, कितनी मात्रा में लगेंगे, पेस्टिसाइड्स कितने लगेंगे, एंड वीडिसाइड्स जो है वो कौन से लगेंगे, कौन से नहीं लगेंगे, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स एज पर द क्रॉप रखा जाएगा। एंड क्रॉप की ट्रेसेबिलिटी, उसकी स्टोरेज भी इसका पार्ट होगी, इस कोड का पार्ट होगी। देन नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर भी ये ज़्यादा फोकस करने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें पता है कि नेचुरल फार्मिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। एंड IoT को ये यूज़ करेगा इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जब हम बात करते हैं, साइंस का आपको पोर्शन है कि IoT इसका पार्ट होगा, इंटेलिजेंस को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ताकि वो एग्रीकल्चर में फाइनली यूज़ हो सके। तो यहाँ पे मेन्स का आपका एक सवाल जो है बनता है, उसके अंदर आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, या आप बात कर सकते हैं कि कैसे हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स या हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की जा रही है फार्मिंग के अंदर, तो आप ये एग्जाम्पल को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि नेशनल एग्रीकल्चर कोड जो है हमारे पास प्रपोज किया गया है, उसके लिए भी IoT को यहाँ पर यूज़ की जाने की बात की जा रही है। ठीक है, देन अब इसके ऑब्जेक्टिव्स मेजरली क्या है, तो बहुत लंबी स्लाइड है तो मैं मेजर में आपको हाईलाइटेड पार्ट बताऊंगी जो कि क्रक्स है पूरे सेंटेंस का। पहली चीज कि इंप्लीमेंटेबल नेशनल कोड, कि इस तरीके से कोड को डिजाइन किया जाएगा जिससे उसकी इंप्लीमेंटेशन आसान हो सके। वरना आज से आप 20 साल पहले जाएंगे ना, तो जनरली आपने अपने पेरेंट्स को या अपने दादाजी दादी को, नाना नानी को सुना होगा कि इस देश में जो है ना, अगर कोई पॉलिसी बनती भी है बट उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन में हम पीछे रह जाते हैं। तो इस बार एक इंप्लीमेंटेबल नेशनल कोड जो है विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर लाने की बात की जा रही है। देन एक तरह की क्वालिटी कल्चर इस्टेब्लिश किया जा सके, फूड सिक्योरिटी हो सके, और हमारे पास क्या है, एक सेट स्टैंडर्ड पे हमारे पास एक प्रॉपर तरीके का खाना आ सके, ताकि बीमारियां जो हैं या लो स्टैंडर्ड फूड जो हमें अगर मिल रहा है इस टाइम पे, वो चीज़ ना हो सके, जिस वजह से क्या है हमारा जो खाना है वो एक तरह से सेफ है, एक तरह से सिक्योर्ड है, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस से बना है। ठीक है, कि अब इससे एक चीज़ का फायदा हमारे पास एक्सपोर्ट में और भी हो सकता है, दैट इज़ कि अगर वो स्टैंडर्ड को अगर हम फॉलो करते हुए चल रहे हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में धीरे धीरे जो फूड प्रोडक्शन की बात की जा रही है, जहाँ पे इंडिया कहीं ना कहीं मार खा जाता है। जब हम बोलते हैं ना हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ फूड, बट हम ये जनरल बात बोलते हैं कि इंडिया के जितने भी गुड्स है वो फॉरेन कंट्रीज के साथ कॉम्पिटिटिव नहीं है इतने, है ना। तो ये कॉम्पिटिटिव क्यों नहीं है कि क्वालिटी चेक्स जो है इतने ज़्यादा यहाँ पे कोडिफाइड नहीं है, या क्वालिटी चेक्स अगर एग्जिस्ट भी करते हैं उनको कोई फॉलो नहीं करता, तो एक स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दिस यू कैन राइट इन योर वे फॉरवर्ड इन केस अगर आपको ये क्वेश्चन मेंस में आता है। देन टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर फार्मिंग कम्युनिटी, के फार्मर्स को भी यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा। इंप्लीमेंटेबल तभी होगा अगर फार्मर्स को भी ट्रेन किया जाए, एंड उसका प्रोसेस मैं आगे आपको बताऊंगी। और एक तरह से इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट किए जाएंगे, यानी स्टैंडर्ड्स को धीरे धीरे करके आप हाई कर सकते हैं। जैसे हम एनवायरनमेंट में बात करते हैं ना, फ्यूल की जब हम बात कर रहे थे, हमारे पास पहले E20 है, E40 तक आए, E40 से E60 की बात की जा रही है, इथेनॉल की जब हम बात करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड्स को आप धीरे धीरे करके ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, एक तरह से एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं। देन हमारे पास क्या है, फार्मिंग सस्टेनेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होगी, क्योंकि वेयर हाउसिंग तक, प्लांटेशन से लेकर वेयर हाउसिंग तक सारी चीजें यहाँ पे नोट डाउन की जाएंगी, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे मेंटेन की जाएगी। देन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, जिसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, के गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ पे लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो एक तरह से प्लान एंड टाइमलाइन क्या है NSE के लिए, तो माना जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर अक्टूबर 2025 तक ये कोड को इन रिटर्न फॉर्म में रख दिया जाएगा, प्रेजेंट कर दिया जाएगा BIS के थ्रू, जिसको फर्दर अब जिसके ऊपर चर्चा हो सकती है। तो अभी के लिए क्या इन्होंने काम शुरू किया है कि 12 से 14 स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज्ड ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं या जगहें इन्होंने ली हुई हैं जहाँ पे क्या R&D किया जाएगा। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, माना जाएगा कि ये पूरा हमारा फार्म है, सैम्पलिंग करते हैं ना जैसे हम, तो एक एरिया को ले लिया जाएगा, 12 से 14 ऐसे डिफरेंट एरियाज है जिनके ऊपर सैम्पलिंग कंडक्ट की जाएगी, R&D कंडक्ट की जाएगी बाय वेरियस यूनिवर्सिटीज एज वेल। ठीक है, एंड ट्रेनिंग दी जाएगी आसपास के फार्मर्स को, एंड इस कोड की इन्फॉर्मेशन भी बताई जाएगी, इसके स्टैंडर्ड्स क्या क्या सेट होंगे वो बाद में फार्मर्स को भी बताए जाएंगे। एंड इनकेस फार्मर्स इंक्लूड होना चाहते हैं और सारे इस प्रोसेसेस के अंदर, तो उनके लिए वो गाइडलाइंस भी यहाँ पर दी जाएंगी, उनको सिखाया जाएगा बाकायदा। और कोई भी आकर सीखना चाहता है जो कि इसी आसपास वाले जितने भी डोमेन में काम कर रहे हैं वो भी इसका पार्ट बन सकते हैं। देन अब सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्डाइज एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फार्म।
ठीक है। अगेन वही बात है, डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स, तो भी डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स पे जितना भी उसको बनाने का खर्चा आएगा वो कौन लेगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है वो उठा रहा है। A to Z इसका खर्चा BIS ही यहाँ पर उठाएगा। एंड ये फार्म्स जो है एक्सपेरिमेंटल साइट्स होंगे फॉर टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो कि अब लिखे जाने हैं इस कोड के अंदर, या जिसके अकॉर्डिंगली ये कोड को तैयार किया जाएगा एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि अगेन BIS ही सेट करेगा। राइट, तो इट वॉज अ फेयरली सिंपल न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन जो आपको बताई जानी थी। तो इन केस अगर आप UPPCS की तैयारी कर रहे हैं तो 27 अक्टूबर का आपका पेपर है। जी हाँ, अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जब तक कोई भी ऐसी ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट इन्फॉर्मेशन नहीं आती है विद रिस्पेक्ट टू द पेपर, हम आपको कोई अपडेट नहीं देंगे। इन केस जैसे ही पेपर आता है या पेपर डिले होने की बात होती है, वैसे मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, बट इन केस अगर पेपर डिले होगा तो वी विल नोटिफाई यू ऑन द वेबसाइट। ठीक है, तो इन केस अगर आप तैयारी कर रहे हैं फॉर UPPCS एंड यू आर लुकिंग फॉर प्री कम मेंस बैच, ठीक है, जिसमें आपके इवैल्यूएशन इंक्लूडेड नहीं है, तो प्लीज़ माइंड इट कि मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ, नेक्स्ट बैच की मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, टॉप 5 लेक्चर्स मिलने वाले हैं आपको, स्टेट स्पेसिफिक भी, एंड ये जनरल स्टडीज़ का ही बैच है। स्टेट स्पेसिफिक लेक्चर्स मिलेंगे आपको यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू कॉमन GS के लेक्चर्स भी मिलेंगे, PYQs की यहाँ पे आपको PDFs दी जाएंगी प्रीलिम्स एंड मेंस की, एंड 2023 जनवरी ऑनवर्ड्स टिल द टाइम आपका पेपर नहीं हो जाता आपको करंट अफेयर्स भी दिए जाएंगे। एंड यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के लिए भी सेम ही चीज़ें चलेगी। जनवरी 2023 से लेकर जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है तब तक आपको ये करंट अफेयर्स मिलेंगे। प्रैक्टिस MCQs एंड मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, जिसको आप खुद से सॉल्व करके आंसर्स ऑलरेडी इवैल्यूएट कर सकते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए। एंड अगर आप इस बैच में एनरोल होते हैं, आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, एंड जहाँ पे आप अपने मेंटर से डायरेक्टली क्वेरी पूछ सकते हैं, अपने पीयर्स से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं आपस में, ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹9999। एंड कोई भी कोड हो तो एप्लीकेबल है इसके ऊपर, तो आप इससे और फर्दर डिस्काउंट ले सकते हैं। नाउ बैच 2 फॉर प्रहार, स्पेसिफिकली ऑल द फीचर्स विच वर गिवन टू यू इन द लास्ट स्लाइड, उसके अलावा यहाँ पे एडिशन आपको दी जा रही है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स के टेस्ट दिए जाएंगे। टोटल आपके यहाँ पे 20 टेस्ट होंगे, जिसमें से 10 आपके FLTs है, 10 आपके मिनी टेस्ट हैं। एंड मिनी टेस्ट जो है माइंडेड सिर्फ और सिर्फ यूपी स्पेसिफिक ही होंगे। तो इसमें आपका क्या होगा कि यूपी के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। यूपी का जितना भी, नॉट इवन करंट अफेयर्स, अगर हम कहें करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक पोर्शन भी रिवाइज होगा। एंड इसके अलावा 10 टेस्ट जो होंगे आपके एज पर द UPPCS पैटर्न और FLTs यहाँ पर दे दिए जाएंगे। एंड मेंटरशिप दी जाएगी वाया टेलीग्राम ग्रुप, एंड रेस्ट एवरीथिंग एज पर द लास्ट स्लाइड मैंने आपको बताई, जैसे टॉपिक वाइज लेक्चर, कंटेंट लेक्चर्स, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू। एंड दिस बैच 2 कॉस्ट यू ₹12,000। एंड अगेन इसके ऊपर कोई भी अगर आप लगाना चाहते हैं कूपन कोड, इट इज़ वैलिड। ठीक है, एंड हम चाहते हैं कि पेपर की तैयारी आप अच्छे से करें, बट अगर आपका ये भी मन नहीं है, सिर्फ रिवीजन का टाइम है अभी, जो कि लगता है रिवीजन के लिए अगर आपको ज़रूरत है, तो आप परचेज कर सकते हैं हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। इसमें अगेन आपको 10 मिनी टेस्ट दिए जाएंगे, 10 FLTs दिए जाएंगे, एंड मॉडल साइनॉप्सिस यानी कि आंसर्स आपको साथ में प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स का एक्सेस दिया जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक, जो कि जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स आपको दिए जाएंगे PDFs। एंड एक PYQ बेस्ड टेस्ट होगा एज पर द लेटेस्ट UPPCS पैटर्न। यू कैन एनरोल नाउ फॉर द टेस्ट सीरीज, प्राइसेस 4999। अगेन इसके ऊपर भी कोई और कूपन कोड लगाते हैं तो आपको फर्दर डिस्काउंट्स एप्लीकेबल होंगे। कोई भी डाउट स्टिल परसिस्ट करता है तो आप कॉल कर सकते हैं एट 1800890343, या आप मेल भी कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com पे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। 27 अक्टूबर इज क्वाइट नियर, तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करते रहिए। इन केस कोई इन्फॉर्मेशन अगर नहीं भी आती है तो पेपर 27 अक्टूबर को है, इन्फॉर्मेशन अगर आ जाती है आपको अपडेट दे दी जाएगी। फिर भी डिसहार्टन नहीं होना है, पेपर अगर आगे एक्सटेंड होता भी है, जो कि अगेन एक रूमर ही है अब जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, बट इन केस अगर ऐसा कुछ होता है फिर भी आप ये सोच के चलिए कि 27 अक्टूबर तक आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, ताकि जो भी एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला है आप उसमें सिर्फ और सिर्फ रिविजन कीजिए। ठीक है, दैट इज द होल एजेंडा कि आप 27 अक्टूबर से पहले फुली प्रिपेयर्ड होने चाहिए, पेपर हो या ना हो, पेपर एक्सटेंड हो या ना हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अपने आप को क्या करना है, प्रिपेयर करना है फॉर द अपकमिंग सिचुएशंस, कि इन केस अगर आपका पेपर निकल जाता है तो इन दैट सिचुएशन आप क्या कर सके, डिलेज हो तो आप इजीली उसको एक्सेप्ट कर सके, एंड कोई भी चीज़ आपको अंडर प्रेशर अगर काम करने की आदत हो तो इससे आपका जो है बेनिफिट ही होने वाला है इन द लॉन्गर रन ड्यूरिंग द सर्विसेज टिल द टाइम यू आर सिलेक्टेड, राइट। तो उसके बाद भी आपको ये हेल्प करेगा। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।